25 जून के उस काली रात में आखिर वो कौन से फैसले लिए गए थे जिसने देश की सूरत और सीरत दोनों बदल दी थी। बेड़ियों में जकड़ा हुआ विपक्ष, प्रेस पर पाबंदी, कोई ना खुलकर बोल सकता था और ना ही खुलेआम कुछ लिख सकता था। पहरा तो सांस लेने तक पर हो गई थी। इमरजेंसी नाम सुनते ही रोंगटा खड़ा हो जाता है। उस इमरजेंसी के दौरान आखिर क्या कुछ पाबंदियां थी और चर्चा में क्यों है? दरअसल इमरजेंसी की चर्चा इसलिए आज किया जा रहा है कि अब देश के अंदर 50 साल पूरे हो चुके हैं और इस बीच बीजेपी ने इसे बड़ा हथियार बनाकर कांग्रेस को एक बार फिर से उसके की हुई गलतियों को, 50 साल पहले की गई गलती, उस फैसले को याद दिलाकर देश के सामने गुनहगारों के कटघरे में खड़ा करना चाहती है। और यही वजह है कि 25 जून 2024 से अब देश के अंदर संविधान हत्या दिवस मनाने का केंद्र सरकार के फैसले पर हर जगह आलोचना और इसकी चर्चा हो रही है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इस 25 जून 1975 की उस काली रात के बाद क्या कुछ हुआ था देश के अंदर। जेल, देश के सलाखों में कौन कौन लोग कैद थे और उन्हें क्यों कैद किया गया। सड़कों पर निकलने से पहले क्या कुछ पाबंदी थी। घर में कैद जो लोग थे वो बच्चों को कौन सी कहानियां सुना रहे थे। दरअसल साल 1975 तारीख 25 जून भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। विपक्ष के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उस दौर की कई तस्वीरों में विपक्षी नेता बेड़ियों में जकड़े हुए इंदिरा सरकार के खिलाफ नारे लगाते देखे जा सकते हैं। आज केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है और इसके बाद देश में सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर क्या था 25 जून को जिस पर पाबंदियां लगाई गई और इमरजेंसी जैसे शब्दों का चयन किया गया। 1975 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विपक्षी दल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा था। लिहाजा चौतरफा घिरी इंदिरा सरकार ने देश की कानून व्यवस्था खराब होने का हवाला देकर आपातकाल लगा दिया। फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के दस्तावेजों पर सिग्नेचर किए और देश में कई चीजें अचानक बदल गई थी। आपातकाल को भारतीय राजनीति का काला अध्याय भी कहा जाता है। बताया जाता है कि सरकार ने पूरे देश को एक बड़े जेल खाना में तब्दील कर दिया था। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। इमरजेंसी में जीने तक का हक छीन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में अपनी गलती मानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2011 को स्वीकार किया कि देश में आपातकाल के दौरान इस कोर्ट से भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। 25 जून की रात इमरजेंसी का ऐलान होने के बाद 26 जून की सुबह देश भर में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई। आरएसएस, आनंद मार्ग, जमात इस्लामी और सीपीएमएल जैसी संस्थाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके अलावा सरकार ने इमरजेंसी के ऐलान के तुरंत बाद देश में प्रेस की आजादी पर पूर्ण लगाम लगा दिया था। आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। लोग बताते हैं इमरजेंसी के दौरान ट्रेन समय पर चलती थी। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सभी फैसले पार्टी के कुछ करीबी सदस्यों और अपने छोटे बेटे संजय गांधी की सलाह पर ही लेती थी। आपातकाल के दौरान इंदिरा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जाते थे। इनमें बिना किसी आरोप के लोगों को हिरासत में लेना, बंदियों और राजनीतिक कैदियों को प्रताड़ित करना और बड़े पैमाने पर कानून को अवैध रूप से लागू करना शामिल था। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाने वाला कानून था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपनी पहली संतान का नाम इसी कानून के नाम पर मीसा रखा। 1977 में नवनिर्वाचित जनता पार्टी सरकार ने मीसा को निरस्त कर दिया था। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने एक राजनेता के रूप में अपनी पहचान और पुख्ता की। वो सभी मोर्चे पर अपनी मां को सलाह दिया करते थे। उन्होंने वरिष्ठ विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और उसके साथ
1977 के आम चुनावों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इमरजेंसी के दौरान उनके इशारे पर न जाने कितने पुरुषों को जबरन नसबंदी तक करवा दी गई थी। 21 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल वापस लिया और आम चुनाव की घोषणा कर दी। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुई। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और ठीक इस प्रकार से देश के अंदर इमरजेंसी और इमरजेंसी के दौरान लिए गए फैसलों की चर्चा हुई। 75 से लेकर 77 के बीच तक इमरजेंसी के दौरान जो फैसले केंद्र सरकार और इंदिरा सरकार के द्वारा लिए गए थे, उस फैसले की याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं। लेकिन उस फैसले से कई लोगों के सियासत के अंदर उनका उदय भी हुआ, तो कई लोगों ने अपने अंत की कहानी भी उस इमरजेंसी के दौरान लिख डाली थी। ये थी इमरजेंसी, जिसकी चर्चा आज भी भाजपा करके कांग्रेस के ऊपर सीधे तौर पर हमलावर होती है। जब भी इमरजेंसी का जिक्र होता है, कांग्रेस पार्टी के सहयोगी भी निशाने पर आ जाते हैं। दरअसल जिस कांग्रेस का विरोध करके विपक्ष के एक बड़ा धड़ा आज मजबूती से सरकार के साथ और सरकार के विपक्ष में खड़ा है, उन सब का उदय इमरजेंसी के खिलाफ ही हुआ था। लेकिन कुछ इमरजेंसी के बाद अपनी विचारधारा और इमरजेंसी के खिलाफत करने वाली पार्टियों के साथ खड़े हो गए, जिसमें आज के समय में लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी जैसे नेताओं का पार्टी और उनके नेता शुमार हैं। समाजवादी पार्टी के नेता उन फहरिस्तों में भी शामिल है। नीतीश कुमार उन फहरिस्त में शामिल होते हुए भी आज कांग्रेस के साथ जाने के बावजूद वापस भाजपा के साथ खड़े हैं। तो इस तरीके से देश भर के कई राजनीतिक दल जो उस वक्त नहीं हुआ करती थी, आज वो है। उसके नेता उस वक्त विरोधी मोर्चा के लिए काम करते थे और विरोध की अलग अलग पार्टियों के बैनर तले कभी झंडे लगाए जाते थे, तो कभी दीवारों पर पोस्टर लिखे जाते थे। इमरजेंसी एक ऐसा कानून था जिसका असर अंग्रेजों के आजादी के पहले का जो कानून था उससे मिलता जुलता फरमान जैसा ही मालूम पड़ता था। लोग बताते हैं कि इमरजेंसी के दौरान सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों के ऊपर पूरी तरीके से पहरा होता था। उनको घर से निकलने से लेकर उनके घर जाने तक पर पाबंदियां होती थी। कई जगहों पर पुलिस उन्हें खोजती रहती थी। ऐसे में कई नेता निकले जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ बिगुल बजाया। जयप्रकाश उसके सबसे बड़े महानायक बनकर निकले। बिहार के कर्मभूमि और जन्मभूमि वाले जयप्रकाश ने देश को एक अलग ही दिशा दिखाई, जिसके बाद इमरजेंसी के जो काला अध्याय था उसके बाद जो उजाला हुआ, उसमें लालू, नीतीश, पासवान जैसे कई नेता शिखर तक पहुंचे, जिसके बाद आज कई केंद्र और राज्यों में अलग अलग जगहों पर महत्वपूर्ण पदों पर हैं, तो कुछ अपने सियासी दल के प्रमुख बनकर देश और देश के साथ साथ दुनिया के सियासत के लिए सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पर हैं। कुछ नेता तो आज भारतीय इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ बने हुए हैं, तो कुछ बिहार के साथ साथ देश के इतिहास के अब वो पुरोधा भी हैं। लेकिन आज उनकी विचारधारा या तो कांग्रेस के साथ है या फिर भाजपा के साथ। जिसने विरोध किया आज वो साथ है, जो साथ था वो आज विरोध में है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।